नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास कक्षा 10 से विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए चौथा जो अध्याय हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा और रक्त समूह है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें आज की क्लास से पढ़ेंगे। इसमें पिछली दो क्लासेस में हमने पहला जो टॉपिक है प्रतिरक्षा, उसके बारे में पढ़ लिया था। शरीर की रक्षा, शरीर को रोगों से बचाने वाली जो क्रिया विधि शरीर के अंदर पाई जाती है, उसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। उसके प्रकार वगैरह, चाहे वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा हो, उपार्जित प्रतिरक्षा हो, और उसके आधार पर प्रतिजन प्रतिरक्षी अणु जो है उनकी विशेषताएं वगैरह हमने पढ़ी थी। इसे का दूसरा पार्ट जो है वो हम शुरू करेंगे, जो है रक्त या रुधिर या फिर ब्लड, इसके संदर्भ में हमें पढ़ेंगे। तो अगला जो अपना टॉपिक आता है वो रुधिर या रक्त से संबंधित है। रुधिर जो है वो एक गाढ़ा अर्ध तरल या वैसे तरल प्रकृति का ही ये होता है। गाढ़ा तरल चिपचिपा और हल्का क्षारीय प्रकृति का द्रव्य होता है, यानी हल्की सी एल्केलाइन प्रॉपर्टी जो है इसकी पाई जाती है, जिसकी पीएच जो है वो लगभग 7.4 के आसपास से होती है। तो ये गाढ़ा तरल चिपचिपा हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, जो प्रवाहित होता है शरीर में पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियों में या रक्त वाहिनियों में, जिनको हम कहते हैं धमनी, शिरा और केशिका, इनमें ये प्रवाहित होता है। अब हम रुधिर या रक्त का संगठन देखें तो रुधिर या रक्त को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है इसका तरल भाग, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है रुधिर कणिका भाग, जिसमें कई सारी रुधिर कणिकाएं जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा भाग जो है वो रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। पूरे रुधिर का लगभग 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, जबकि रुधिर कणिकाएं जो हैं वो रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। रुधिर एक ऐसा तरल है जो हमारे शरीर के भार का, कुल भार का लगभग 8% होता है, या लगभग 4.5 से 5 लीटर जो रुधिर है वो एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। प्लाज्मा में यदि हम देखें तो प्लाज्मा इसका 55%, रुधिर कणिकाएं 45% भाग बनाती हैं। प्लाज्मा इसका तरल भाग है, जिसमें लगभग 90% तक मात्रा जो है वो होती है जल की, और साथ में जल में विलेय कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में जैसे अमीनो अम्ल, शर्कराएं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसी शर्कराएं इसमें उपस्थित होती हैं। इसके अलावा अकार्बनिक भाग में यदि हम देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण या खनिज आयन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट जैसे आयन इसमें उपस्थित होते हैं। कुछ मात्रा में इसमें गैसें जो हैं वो भी पाई जाती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें। इसके अलावा अमोनिया जैसी गैसें जो हैं वो भी इसमें उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ हैं या उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो भी इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे मुख्य रूप से यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थ इसमें मिलते हैं। तो ये प्लाज्मा का संगठन हो गया। रुधिर कणिकाओं में देखें तो रुधिर में कुछ संगठित प्रकार की कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं भी इनको हम कह सकते हैं, वो भी पाई जाती हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की ये जो रुधिर कणिकाएं हैं, इनमें पहला प्रकार होता है आरबीसी, जिनको हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं या इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यूनानी लैंग्वेज में इरिथ्रो शब्द काम में लेते हैं लाल के लिए, साइट का मतलब होता है कोशिका। तो इरिथ्रोसाइट यानी लाल रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाओं में सबसे ज्यादा होती हैं। लगभग 98 से 99% रुधिर कणिकाएं जो हैं वो आरबीसी ही होती हैं, और इनका काम है श्वसन में काम में आने वाली गैसें जो हैं उन गैसों का परिवहन। श्वसन गैसें
मुख्यतः O2 और CO2 का परिवहन ये आरबीसी करती हैं। दूसरे प्रकार की जो रुधिर कणिकाएं हैं वो हैं WBC। W यानी श्वेत, व्हाइट। श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी इनको कहा जाता है। ये रुधिर कणिकाएं संख्या में कम पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में देखें तो इनकी संख्या 6, 7, 8 हजार तक ही होती है। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है। ल्यूकोसाइट इनको कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन, कलरलेस, इसलिए इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनका कार्य है प्रतिरक्षा। विभिन्न प्रकार की WBC जैसे मोनोसाइट हैं, न्यूट्रोफिल हैं, ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा जिसमें कोशिकीय अवरोध उत्पन्न करती हैं और उस तरह से शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट या लसीकाणु जो है वो शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा या उपार्जित क्रियाविधि के प्रकार से प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो इनका WBC का मुख्य कार्य हो गया प्रतिरक्षा, RBC का मुख्य कार्य हो गया श्वसन, गैसों का परिवहन। तीसरे प्रकार की जो कणिकाएं होते हैं वो हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या हिंदी में जिसको हम कहते हैं पट्टिकाणु, या इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि ये थ्रोम्बस रुधिर का थक्का बनाने का काम करते हैं या उससे संबंधित होते हैं, इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ये संख्या में बहुत कम पाए जाते हैं या रुधिर कणिकाओं का ये भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा बनाते हैं। और एक महत्वपूर्ण कार्य रुधिर का थक्का या कह सकते हैं रुधिर स्कंदन, चोट लगने पर खून जम जाता है जिससे रुधिर का बहाव रुक जाए, उसका कार्य जो है वो कौन करते हैं? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु करते हैं। तो इस तरह से ये रुधिर का संगठन जो है वो हमने पढ़ा। इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो है उनको ध्यान में रखें। जैसे रुधिर की pH जो है वो क्या होती है? लगभग 7.4 और कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। रुधिर के मुख्यतः 2 संगठन होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। कितने कितने % हिस्सा ये बनाते हैं? 55% प्लाज्मा, 45% रुधिर कणिकाएं। इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। प्लाज्मा में तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। कार्य ध्यान में रख लें। RBC का कार्य है श्वसनकारी गैसों का परिवहन, WBC का कार्य है प्रतिरक्षा और प्लेटलेट्स का कार्य है रुधिर का स्कंदन। अब यहाँ पर इसमें जो मुख्य चीज हम पढ़ेंगे वो है रुधिर समूह है। यहाँ पर इस पाठ का मुख्य उद्देश्य जो है, जो हमने इसके शीर्षक में ही देखा है, वो रुधिर समूह है या रक्त समूह है के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो मानव रुधिर जो है उसको अलग अलग रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है या ब्लड ग्रुप में इनको विभाजित किया जाता है, जिसे हम रक्त समूह है या ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उन्हीं ब्लड ग्रुप या रक्त समूहों के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों के लिहाज से इनको देखना है। तो सबसे पहले रुधिर का वर्गीकरण किया था जिस साइंटिस्ट ने या जिस वैज्ञानिक ने, वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर का वर्गीकरण किया था या रुधिर को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। रुधिर ग्रुप या ब्लड ग्रुप जो होते हैं, रुधिर समूह जो होते हैं, उनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? उसका आधार होता है प्रतिजन। ये प्रतिजन जो हैं वो विशिष्ट प्रकार के अणु होते हैं जो खास तौर से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के होते हैं या कार्बनिक अणु होते हैं, सीधा सा यूं कह सकते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु हैं जो उपस्थित होते हैं कहाँ पर? RBC की सतह पर। लाल रुधिर कणिकाएं जो होते हैं उनकी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के अणु पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। अब कौन सा प्रतिजन उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके आधार पर ये रुधिर समूह जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस पर पाए जाने वाले जो प्रतिजन हैं जिनके आधार पर रुधिर समूहों का या रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है, वो प्रतिजन 3 प्रकार के होते हैं। मानव रुधिर में 3 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। एक होता है A, एक होता है B और एक होता है RH। 3 प्रतिजन इसमें मिलते हैं। तो इसमें ध्यान में रखें, A, B कई बार भूल से O लिख दिया जाता है। O ब्लड ग्रुप होता है, प्रतिजन नहीं।
प्रतिजन या एंटीजन 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी एंड RH। अब यहाँ पर इनकी खोज के आधार पर रुधिर समूह का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 2 प्रणालियों में किया जाता है। तो रुधिर समूह के वर्गीकरण की 2 प्रणालियां हैं। पहली जो प्रणाली है वो है ABO प्रणाली, और दूसरी प्रणाली जो है वो है RH प्रणाली या RH कारक। पहली प्रणाली ABO प्रणाली जो है वो 2 प्रतिजन A और B की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। प्रतिजन A और B की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। और दूसरी जो प्रणाली है वो RH प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। तो इन दोनों को ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ABO प्रणाली जो है उसको पढ़ेंगे। तो रुधिर समूह के वर्गीकरण की ABO प्रणाली जिसको हम देखेंगे, यहाँ तक ध्यान में रखें। सबसे पहले रुधिर वर्ग का वर्गीकरण या रक्त समूहों का वर्गीकरण किया था लैंडस्टीनर ने। रुधिर का वर्गीकरण किया जाता है प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। जो प्रतिजन की सतह पर पाए जाने वाले कार्बनिक अणु होते हैं। मानव रुधिर में 3 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, A, B और RH, और इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह के वर्गीकरण की 2 प्रणालियां प्रचलित हैं, ABO प्रणाली, RH प्रणाली। AB प्रणाली A और B प्रतिजन की उपस्थिति पर आधारित है, 3 में से पहले 2 की उपस्थिति पर आधारित है। RH प्रणाली तीसरे प्रतिजन की उपस्थिति पर आधारित है। तीसरा प्रतिजन RH प्रतिजन को माना जाता है, क्योंकि लैंडस्टीनर ने इन 2 की ही खोज की थी। लैंडस्टीनर के शिष्य थे वीनर, उन्होंने इसकी खोज की थी, तीसरे प्रतिजन की खोज की थी। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि तीसरा प्रतिजन कौन सा होता है, तो तीसरा प्रतिजन RH प्रतिजन होता है। ये RH प्रतिजन क्या है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम A और B प्रतिजन जो है उसके ऊपर आधारित ABO प्रणाली जो है उसकी बात करते हैं। तो ABO प्रणाली को यदि हम समझें तो उसके लिए सीधा सा ध्यान में रखें, ABO प्रणाली A और B प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित प्रणाली है। इसके आधार पर यदि हम देखें तो पहले ABO प्रणाली रुधिर समूह के वर्गीकरण की, यह A और B प्रतिजन, पहले 2 प्रतिजन जो है उनकी उपस्थिति पर आधारित है, A और B। इनके जो खोजकर्ता थे वो लैंडस्टीनर थे। इसीलिए रुधिर समूह के या रक्त समूह के वर्गीकरण का खोजकर्ता या ABO प्रणाली का प्रतिपादक जो है वो किसे कहा जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। इसके बेसिस पर यदि हम देखें तो मानव रुधिर में RBC की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B। इनमें जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य के रुधिर में दोनों प्रतिजन मिले या दोनों ना मिले या दोनों में से कोई एक मिले। इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मानव रुधिर को कुल मिलाकर 4 रुधिर वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो है A, B, AB और O। तो मानव रुधिर को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, या मानव का रुधिर 4 प्रकार का होता है, A, B, AB और O। पॉजिटिव नेगेटिव हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, वो RH कारक पढ़ेंगे या RH फैक्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर इस आधार पर देखें तो इनका जो आधार है वर्गीकरण का वो क्या है, प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। जिस मनुष्य का रुधिर वर्ग A हो उसके रुधिर में प्रतिजन मिलता है A, या यूं कह सकते हैं यदि किसी मनुष्य की RBC पर A प्रतिजन मिलता है तो उसका रुधिर वर्ग भी A है। यदि A नहीं B प्रतिजन मिले तो उसका रुधिर वर्ग है B। यदि A और B दोनों प्रतिजन उपस्थित हों किसी मनुष्य की RBC पर, यानी A और B दोनों ही उपस्थित हों, तो उसका रुधिर वर्ग जो है वो होता है AB। और कुछ ऐसे मनुष्य भी मिलते हैं जिनकी RBC पर ना तो रुधिर वर्ग प्रतिजन A मिलता है ना B मिलता है, A और B दोनों ही अनुपस्थित हों, ना तो A ना B, तो उसका रुधिर वर्ग होता है O। और रुधिर वर्ग को वैसे कहा जाता है 0।
जीरो रुधिर वर्ग इसको कहते हैं। जीरो का मतलब होता है शून्य, यानी कोई भी संख्या की अनुपस्थिति को यह दर्शाता है। तो ना तो प्रतिजन ए है ना बी है, उसका रुधिर वर्ग ओ हो जाएगा। मानव के रुधिर में आरबीसी की सतह पर तो पाए जाते हैं प्रतिजन, और प्लाज्मा भाग जो होता है उस पर मिलते हैं प्रतिरक्षी। एबीओ प्रणाली के अनुसार दो प्रकार के प्रतिजन हैं, ए और बी, तो वैसे ही दो प्रकार के प्रतिरक्षी हैं जिनको कहा जाता है एंटी ए और एंटी बी। तो रुधिर में दो प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, एंटी ए और एंटी बी, या इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से भी शो करते हैं। कैपिटल में दिखाते हैं प्रतिजन को, स्मॉल में दिखाते हैं एंटीबॉडी को। हम यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम के अनुसार एंटी ए और एंटी बी से इनको संबोधित करेंगे। ये चीज ध्यान में रखें कि किसी मनुष्य के रुधिर में जो प्रतिजन मिलता है उसका समान प्रतिरक्षी कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समान प्रतिजन और प्रतिरक्षी तो आपस में समूहीकरण दर्शा देते हैं। अब ये समूहीकरण वगैरह क्या होता है उसको अभी हम देखते हैं। समूहीकरण का अर्थ ये होगा कि किसी मनुष्य के रुधिर में जैसे ए प्रतिजन उपस्थित है, अब इसी में यदि एंटी ए भी उपस्थित हो तो उस स्थिति में ये उस प्रतिजन से एंटी ए आकर जुड़ जाएगा, ये प्रतिरक्षी जुड़ जाएगा। अब इसके कारण से क्या हुआ, प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में जुड़ गए, और प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में जुड़ जाते हैं तो शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं यानी भक्षकाणु कोशिकाएं हैं वो इनको खत्म करने लगती हैं, और इसके कारण से आरबीसी ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आरबीसी खत्म हो जाती है, और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो कुछ हानिकारक पदार्थ, हानिकारक वर्णक बनाने लगता है, जिनको बिलीरुबिन, इसके नष्ट होने के कारण से वर्णक बनते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये वर्णक बनने लगते हैं। और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो हैं वो रुधिर में और यकृत में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होने के कारण से पीलिया हो जाता है। पीलिया या एनीमिया भी इसको कहते हैं, रक्ताल्पता कहते हैं हिंदी में, रक्त की कमी हो जाती है और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो समान प्रतिजन प्रतिरक्षी तो कभी भी आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। इसलिए सीधी सी बात यह है कि जिस व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजन ए है तो उसमें प्रतिरक्षी ए नहीं मिलेगा, उसके रुधिर में मिलेगा प्रतिरक्षी एंटी बी। जिसमें बी प्रतिजन उपस्थित है उसमें प्रतिरक्षी मिलेगा एंटी ए। अब ए बी ब्लड ग्रुप में देखें, ए बी रुधिर समूह में ए प्रतिजन है इसलिए एंटी ए नहीं मिलेगा, बी भी है इसलिए एंटी बी भी नहीं मिलेगा। तो कौन है, दोनों ही प्रतिरक्षी नहीं मिलेंगे, यानी ए बी रुधिर वर्ग में प्रतिजन तो दोनों होते हैं लेकिन उसके कारण से प्रतिरक्षी दोनों ही क्या होते हैं, अनुपस्थित। और ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजन ए नहीं है इसलिए एंटी ए प्रतिरक्षी मिलेगा, और प्रतिजन बी भी नहीं है इसलिए एंटी बी प्रतिरक्षी जो है वो भी मिलेगा। इस तरह से ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो हैं वो इनमें उपस्थित रहेंगे। अब इनका जीनोटाइप या जीन प्ररूप जो है वो क्या होता है, इसको हम आगे अभी टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें दो जीन प्ररूप बनते हैं, आई ए, एक बार केवल सारणी के रूप में देखना है, बाकी समझेंगे इसको हम बाद में। आई ए और आई बी, या आई बी नहीं, स्मॉल आई। इसमें आई बी और आई बी स्मॉल आई। अब इससे कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या लिखाने लग गए, अभी देखते हैं हम इसको। इसमें केवल दो ही, एक ही जीन प्ररूप मिलेगा, आई ए और आई बी, और इसमें स्मॉल आई ये ही मिलेंगे। अब इसके आधार पर ये जीन प्ररूप वगैरह को तो हम बाद में समझेंगे, एक बार सारणी में ये लिखा हुआ है इसको देख लेना। अब हम जो मुख्य चीज समझेंगे वो है रक्तदान और रक्त ग्रहण जो है वो किससे किया जा सकता है। तो अब इसमें सीधा सा ध्यान में रखें, रक्तदान कौन सा रुधिर समूह है, किसको रुधिर का दान कर सकता है और किससे रुधिर ले सकता है। बात करते हैं हमें रुधिर वर्ग जिसका ए हो वो किसे रुधिर का दान कर सकता है। तो ये ऐसे व्यक्ति को रुधिर का दान कर सकता है जिसके रुधिर में प्रतिरक्षी एंटी ए नहीं हो, क्योंकि यदि
जैसे मान लें मेरा ब्लड ग्रुप यदि मेरे ब्लड में यदि एंटी ए उपस्थित है, तो मेरे शरीर में यदि किसी दूसरे व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया गया और उससे किसी भी कारण से बिना जांच किए चढ़ा दिया और प्रतिजन ए पहुंच गया, तो मेरे शरीर में जो प्रतिरक्षी हैं वो क्या करेंगे, उस प्रतिजन को नष्ट करने लगेंगे और उससे शरीर में पीलिया या एनीमिया की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए रक्तदान जो भी किया जाता है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि लेने वाले व्यक्ति में उसका समान प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं हो। अब इसमें प्रतिजन ए है, इसलिए ये ऐसे व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता जिसके रुधिर में पहले से एंटी ए उपस्थित हो। अब एंटी ए इसमें और इसमें उपस्थित है, इसलिए ए वाला इन दो को तो रुधिर दे नहीं सकता, बाकी इन दो को दे सकता है। इसमें एंटी ए नहीं है, इसमें भी एंटी ए नहीं है, तो ये दे सकता है किसको, रुधिर समूह है ए को और ए बी को। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप में नहीं है एंटी ए, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए और बी को रुधिर दे सकता है। बी की बात करें, बी किसको दे सकता है, उसको दे सकता है जिसके रुधिर में एंटी बी नहीं हो। ठीक है, अब एंटी बी जो है वो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो बी वाला इसे नहीं दे सकता और इसे नहीं दे सकता, इनको दे सकता है। यानी ये दे सकता है इसको जिसमें एंटी ए है, एंटी बी नहीं है, तो इसमें एंटी बी नहीं है यानी बी, और इसमें एंटी बी नहीं है यानी ए बी। तो बी रुधिर समूह है जिसका हो वो बी और ए बी को रुधिर का दान कर सकता है। अब ए बी वाला देखें, ए बी में प्रतिजन ए और बी दोनों हैं, ए होने के कारण से जिसमें एंटी ए है उसको नहीं दे सकता, यानी इसको और इसको नहीं दे सकता, और बी प्रतिजन होने के कारण से जिसमें एंटी बी है उसको नहीं दे सकता, यानी इसको और इसको नहीं दे सकता। तो इसका मतलब जिसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों ही नहीं हो केवल उसी को दे सकता है, और ऐसा ब्लड ग्रुप केवल कौन सा है, ओ है, सॉरी ए बी है। तो ए बी वाला केवल ए बी को रुधिर का दान कर सकता है। अब बात करें ओ की, रुधिर देने में दिक्कत या समस्या जो आती है वो किसके कारण से आती है, प्रतिजन के कारण से आती है, क्योंकि प्रतिजन अनुक्रिया करते हैं प्रतिरक्षी से शरीर में पहुंचकर। अब ओ में तो कोई प्रतिजन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसलिए किसी में चाहे एंटी ए हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बी भी नहीं है इसलिए एंटी बी हो या नहीं हो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ओ जो है इसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित ही नहीं है, इसलिए प्रतिजन उपस्थित नहीं होने के कारण से ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी, इसलिए ये कहलाता है सर्वदाता रक्त समूह। ये चीज आ गई। अब रुधिर ग्रहण कौन कर सकता है, रुधिर ग्रहण किससे कर सकता है उसको देखें। रुधिर ग्रहण में समस्या उत्पन्न करते हैं प्रतिरक्षी जो शरीर में पहले से उपस्थित हों। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कौन से हैं, एंटी बी, इसलिए बाहर से बी प्रतिजन नहीं आना चाहिए। अब बाहर से बी प्रतिजन इसको यदि हम रुधिर चढ़ाएं तो बाहर से बी प्रतिजन किससे आ सकता है, या तो इससे या इससे, इसलिए जिसका रुधिर समूह है बी या ए बी है वो इसको ब्लड नहीं दे सकते ए वाले को। तो ये रुधिर ग्रहण किसका कर सकता है, जिसमें प्रतिजन बी नहीं हो। अब प्रतिजन बी जो है वो तो इसमें और इसमें नहीं है, यानी ये रुधिर ग्रहण कर सकता है ए और ओ से। बी की बात करें, इसमें एंटी ए है, प्रतिरक्षी जो है वो कौन सा है, ए, तो बाहर से प्रतिजन कौन सा नहीं आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, यानी ये और ये नहीं दे सकते। इसमें ए प्रतिजन नहीं है इन दो में, बी और ओ में, इसलिए रुधिर जिसका ब्लड ग्रुप बी हो वो बी और ओ से रुधिर ग्रहण कर सकता है। अब ए बी की बात करें, ए बी में ब्लड को लेने में ग्रहण करने में समस्या तो आती है प्रतिरक्षी के कारण से, देने में समस्या उत्पन्न करते हैं प्रतिजन, लेने में समस्या उत्पन्न करते हैं प्रतिरक्षी। इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं है, मतलब कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए बाहर से चाहे प्रतिजन ए आए, बी आए, ए बी आए या चाहे ना आए कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ये ले सकता है ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। इसमें प्रतिरक्षी नहीं होने के कारण ये किस प्रकृति का हो गया, सर्वग्राही प्रकृति का। और अंतिम है ओ, ओ किससे ले सकता है, इसमें एंटी ए है
तो जिससे ले उससे एंटीजन यानी प्रतिजन ए नहीं आना चाहिए, यानी ना तो इससे ले सकता है ना इससे, ए और ए बी तो कट ही गए, लेकिन प्रतिरक्षी बी भी है, एंटी बी भी है, इसलिए बाहर से बी भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी कट गया। यानी ये ऐसे व्यक्ति से रुधिर ले सकता है ओ वाला जिसमें ना तो प्रतिजन ए हो ना प्रतिजन बी हो, यानी केवल ओ से, तो ये ओ से ही ले सकता है। तो अब इस आधार पर देखें तो सीधी सी बात ये ध्यान में रख लें कि 4 रुधिर वर्गों में से ए में कौन सा प्रतिजन होता है, ए, प्रतिरक्षी कौन सा, एंटी बी, उल्टा। बी में प्रतिजन बी, प्रतिरक्षी एंटी है। ए बी में प्रतिजन दोनों, प्रतिरक्षी अनुपस्थित। ओ में यानी 0 ब्लड ग्रुप में प्रतिजन अनुपस्थित, प्रतिरक्षी दोनों। और रक्तदान और रक्त ग्रहण में सीधा सा ध्यान में रखें, ओ में रुधिर देने में, दान में जो समस्या उत्पन्न करते हैं वो होते हैं प्रतिजन, लेने में समस्या, ग्रहण करने में समस्या उत्पन्न करते हैं प्रतिरक्षी। जिस रुधिर में कोई प्रतिजन नहीं हो वो देने में कोई दिक्कत नहीं आती, यानी ओ जो है वो रुधिर दाता, सर्वदाता होता है। और ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं है इसलिए सर्वग्राही प्रकार का होता है। तो इस आधार पर ये ब्लड ग्रुप जो है वो इनके आधार पर निकल कर आ गए। इनमें ये चीज और ध्यान में रखें कि मानव में जितने भी मानव उनमें सबसे ज्यादा रुधिर वर्ग जो मिलते हैं ना वो बी और ओ मिलते हैं। ए बी सबसे कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए सामान्यतः खून की कमी जो है ओ और बी में ये कोई कमी नहीं आती है, ए और ए बी में ये कमी जो है वो लगभग बनी रहती है। तो ये इस आधार पर एक सारणी जो है वो हमने देखी, या रुधिर वर्ग जो है उनके आधार पर कैसे रुधिर का दान या ग्रहण जो है वो किया जाता है वो हमने पढ़ा। तो रुधिर समूह में ए बी प्रणाली जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। अगली आरएच प्रणाली जो है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।